प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। आज के वीडियो को लेकर मैं राजेंद्र विश्वकर्मा उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पहले भाग के बाद का भाग अर्थात भाग 2, जिसमें हम विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम जिन विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हम पहले देखेंगे विदेशी विनिमय बाजार, इसके बाद विदेशी विनिमय दर के बारे में समझेंगे। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे कैसे होता है, विदेशी विनिमय दर के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें स्थिर विनिमय दर, लोचशील विनिमय दर और इनके गुण दोषों के बारे में पढ़ेंगे। मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे अवमूल्यन एवं मूल्यह्रास के बारे में और इनमें अंतर पढ़ेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार क्या है। विद्यार्थियों, विदेशी शब्द को थोड़ा हम अलग अलग तोड़ेंगे। विदेशी यानी दूसरे देशों के साथ, विनिमय लेनदारी और देनदारी। जब हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से तो वो विनिमय कहलाता है। और जब हम विदेशों से किन्हीं वस्तुओं का या सेवाओं का या रुपयों का पूंजी का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो विदेशी विनिमय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर है विदेशी विनिमय बाजार, यानी कि वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का, क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं, सभी देशों में एक जैसी मुद्रा नहीं चलती। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, हमारे भारत में रुपया चलता है, और भी अन्य देशों में अपने अपने देश की मुद्रा चलती है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है, वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। और यह बाजार कोई छोटा मोटा नहीं होता, यह बाजार विश्वव्यापी होता है। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का यानी रुपयों का, रुपये, डॉलर, पौंड, इनका यानी राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है, लेन देन होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। यह बाजार कैसा होता है? विश्वव्यापी होता है। अब हम विनिमय बाजार को समझ गए हैं। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को हम पहले समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय दर क्या है। विदेशी विनिमय दर, जिसे अंग्रेजी में फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, आइए समझते हैं। विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर, इसे कई जगह विदेशी विनिमय दर भी कहा जाता है और कभी विनिमय दर भी कहा जाता है। तो विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर वह दर है जिस पर एक करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है। एक करेंसी का मतलब जैसे रुपए का डॉलर के साथ हम अदला बदली करें, विनिमय करें, तो वह एक करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है। यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। और इसे व्यक्त करने का जो प्रचलित तरीका है यह है कि हम घरेलू करेंसी के रूप में विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमत को बताते हैं। जैसे यदि हमें $1 लेना है अमेरिका से, तो हमें 50 रुपये देना होंगे। $1 के लिए हमें कितने रुपए देना होंगे? 50 रुपये देना पड़ते हैं। तो विनिमय की दर कहलाएगी 50 रुपये प्रति डॉलर। सरल शब्दों में, विदेशी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में कीमत है। क्या है विदेशी विनिमय दर? एक देश की मुद्रा की
जैसे हमारे अमेरिका की जो मुद्रा है वह भारतीय रुपए में हम कितने रुपए में उसका लेन देन होता है उसकी दर बताना है, उसकी कीमत बताना है। अन्य शब्दों में यहां लिखा है, यानी शब्दों में आप कर लीजिए, अन्य शब्दों में विदेशी विनिमय दर वह दर है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की कितनी करेंसी प्राप्त की जा सकती है। अब एक प्रश्न आता है कभी कभी कि हमें दूसरे देश की मुद्रा से क्या मतलब, हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि यदि हम कोई सामग्री अमेरिका से खरीदेंगे या हमारे देश को, हमारी देश की सरकार को कोई सामग्री अमेरिका से लेना है, अमेरिका देश से कोई सामान हमारे देश में मंगाना है, आयात करना है, तो वहाँ पर हमारा रुपया नहीं चलेगा। उनके लिए इसका भुगतान किस में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। हमने देखा विदेशी विनिमय दर, उसका अर्थ देखा है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये विदेशी विनिमय दर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसका कैसे फिक्सेशन, कैसे इसका निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। हम सब जानते हैं किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, वस्तु की मांग एवं पूर्ति के माध्यम से। मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ठीक इसी प्रकार विदेशी विनिमय दर का निर्धारण भी विदेशी विनिमय की मांग एवं उसकी पूर्ति से होता है। विदेशी विनिमय की साम्य दर वह दर होती है, यानी विदेशी विनिमय का जो निर्धारण होता है, संतुलन होता है, वह दर होती है जिस पर विदेशी विनिमय की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है। यानी दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसे बिंदु पर जहां पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियां बराबर होंगी। किसकी? विदेशी मुद्रा की, विदेशी विनिमय की जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियां जहां पर इस बिंदु पर यह दोनों सम में होंगी, संतुलन में होंगी, बराबर होंगी, वहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होगा। अब हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय की मांग किनके द्वारा होती है, क्यों होती है। देखते हैं कि विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है, विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों द्वारा की जाती है जो विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करते हैं। भाई हर किसी को जरूरत नहीं होगी विदेशी मुद्रा की, किनको जरूरत होगी? जो विदेशों से वस्तुओं का आयात करते हैं या सेवाओं का आयात करते हैं, क्योंकि उन्हें उन आयातों के भुगतान विदेशी मुद्रा में करने होते हैं। जिस देश से सामग्री मंगाते हैं उस देश की मुद्रा में भुगतान करना होता है। इसी प्रकार यदि अन्य कोई व्यक्ति अपनी पूंजी विदेश में लगाना चाहता है, वहां पे कोई कंपनी खोलना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसे भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में यदि रुपया चलता है और अमेरिका में किसी व्यक्ति को फैक्ट्री खोलना है, उद्योग स्थापित करना है, तो उसे वहां पर डॉलर की आवश्यकता होगी, हमारा रुपया वहां पर नहीं चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है जो विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं को आयात करते हैं। और किन्हें जरूरत होती है? यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी विदेश में लगाना चाहता है तो उसे भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। ये हमने मांग पढ़ ली विदेशी विनिमय की। अब हम देखते हैं विदेशी मुद्रा की पूर्ति, विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय की पूर्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जो विदेशों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं। फिर से कहूंगा कि विदेशी विनिमय की पूर्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जो विदेशों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं। जो सामग्री बेचते हैं, निर्यात करते हैं, उनके द्वारा की जाती है, अथवा पूंजी का आयात करते हैं। किसी देश की पूंजी अपने देश में आयात होती है, प्राप्त होती है, तो वहां विदेशी विनिमय की पूर्ति होती। विदेशी विनिमय की पूर्ति एवं विदेशी विनिमय दर के मध्य सीधा संबंध होता है।
कैसा? सीधा कि जब विदेशी विनिमय की दर बढ़ती है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाती है। जैसे हम जानते हैं कि वस्तुओं की कीमत और वस्तु की पूर्ति में भी सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, अन्य बातें समान रहने पर उसकी पूर्ति भी बढ़ती जाती है। तो हमने देखा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण में विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति। अब हम देखते हैं कि इन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति की अनुसूची दी होने पर विनिमय की साम्य दर या विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर कि विनिमय का मांग वक्र, जिसे यहां पर डीडी वक्र के रूप में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ दिख रहा है आपको। मांग वक्र डीडी एवं पूर्ति वक्र एसएस नाम से दिया गया है। एसएस वक्र, मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, यहां पर ई बिंदु पर काट रहे हैं, अंग्रेजी की कैपिटल लेटर्स ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यह दोनों वक्र एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? ई बिंदु पर काटते हैं। अतः ओ ई विदेशी विनिमय की साम्य दर होगी। नीचे आपको ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं, चित्र के बारे में। एक्स अक्ष पर विदेशी विनिमय की मात्रा को बताया गया है और वाई अक्ष पर विनिमय दर के बारे में बताया गया है। तो विनिमय दर का निर्धारण ई बिंदु पर होता है, यानी मांग एवं पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर हैं वहां विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है। यहां पर ओ ई विनिमय की साम्य दर निर्धारित हुई है। तो इस प्रकार से मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो सकता है। इसके बाद अब हम देखेंगे विनिमय दर के प्रकारों में स्थिर विनिमय दर, इसके गुण और इसके दोष भी देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे लोचशील विनिमय दर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर विनिमय दर और इसका अर्थ भी समझते हैं और इसके बाद इसके गुण और इसके दोष देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ क्या है। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिसका निर्धारण किसी देश की सरकार करती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना कि स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? देश की सरकार करती है तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करती है। विनिमय दर का जो विनिमय दर है, विनिमय दर देश की स्टैंडर्ड मुद्रा सोने की मात्रा पर निर्भर करती है। इस विनिमय दर में सरकार विनिमय का निर्धारण कर देती है। अब हम देखते हैं कि जो स्थिर विनिमय दर है उसके गुण क्या हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि स्थिर विनिमय दर के पक्ष में अपने तर्क दीजिए, तो हमें बताना है इसमें कि स्थिर विनिमय दर के क्या गुण हैं, इसके पक्ष में क्या। तो बिंदुवार देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत क्या होता है? आयातकर्ता और निर्यातकर्ता को यह विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो या परिवर्तन हो तो ना के बराबर हो, बहुत कम परिवर्तन हो। तो स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत आयातकर्ता व निर्यातकर्ता को यह विश्वास रहता है कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा और उन्हें हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अतः स्थिर विनिमय दर में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलित रूप से विकसित होता है और उसमें जोखिम की भावना कम हो जाती है या जोखिम की भावना नहीं होती है। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है यदि स्थिर विनिमय दर को अपनाया है किसी देश ने। तो अगला है पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। स्थिर विनिमय दर की वजह से क्या होता है? पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता के परिणाम स्वरूप
देश में आंतरिक कीमत स्तर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फिर से दोहराता हूँ कि विदेशी विनिमय दर में स्थिरता के परिणाम स्वरूप, यदि विदेशी विनिमय दर में स्थिरता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश में आंतरिक कीमत स्तर पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता, कीमतों का अनावश्यक बढ़ने का भय नहीं रहता है। उद्योगों में पूंजी की मांग बढ़ती है और इसकी आपूर्ति हेतु बचत बढ़ती है। जब इसकी आपूर्ति करना है तो बचतें बढ़ेंगी और इस प्रकार पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाती है और देश का आर्थिक विकास होता है। तीसरा गुण क्या है, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। विनिमय दर में स्थिरता होने पर विदेशी पूंजी का आसानी से देश में अंतर प्रवाह संभव हो जाता है। विदेशों से अपने देश में पूंजी को आना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, संभव रहता है, क्योंकि विदेशी विनियोगकर्ता को विश्वास होता है कि वह पूंजी के मूल्य में बिना कमी हुए अपनी पूंजी को वापस मांग सकता है, यानी उसे नुकसान नहीं होगा, उसे भरोसा रहता है। तो तीसरा हो गया, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा है विनिमय नियंत्रण से मुक्त या विनिमय व्यवस्था। यदि देश में विनिमय दर स्थिर है तो सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और सरकार विनिमय नियंत्रण एवं विनिमय व्यवस्थाओं से, जो विनिमय की प्रबंधन व्यवस्था हैं, उनसे मुक्त हो जाती है। पांचवा है निर्यातक देशों के लिए उपयोगी। जिन देशों की राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग निर्यातों से प्राप्त होता है, बहुत से देश हैं जिनकी जो राष्ट्रीय आय है उसका अधिकांश भाग काय से होता है, निर्यातों से प्राप्त होता है, उनके लिए विनिमय दर में स्थायित्व बहुत जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा ना होने पर देश के निर्यातों को नुकसान होगा और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे कुछ देश हैं जैसे इंग्लैंड है, डेनमार्क है, जापान है। तो निर्यातक देशों के लिए भी ये उपयोगी है। क्या उपयोगी है? स्थिर विनिमय दर। अब इसके देखते हैं दोष या इसके विपक्ष में तर्क, क्योंकि हर चीज में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो हम इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। अभी हमने इसके गुण देखे, अब इसके अवगुण देखते हैं। तो स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखना तभी संभव होता है जबकि अर्थव्यवस्था में अनेक कठोर नियंत्रण लगा सकना संभव हो। यह तभी संभव है, यानी स्थिर विनिमय दर को बनाए रखना तभी संभव है जबकि अर्थव्यवस्था में कठोर नियंत्रण लगा दिए जाएं। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो विनिमय दर में परिवर्तन करना होगा। तो ये सबसे पहले नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसका पॉइंट हो जाएगा। अगला है आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत प्राथमिक उद्देश्य में स्थिरता को बनाए रखना, प्राथमिकता क्या हो जाती है? प्राथमिक उद्देश्य इसमें स्थिरता को बनाए रखना हो जाता है। प्राथमिकता इस बात की है कि स्थिरता बनाए रखना है और राष्ट्रीय आय, रोजगार नीति, मूल्य स्तर जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य को गौण मान लिया जाता है, यानी इनको महत्व कम दिया जाता है। तो दूसरा हो गया आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के उद्देश्य से देश में अनेक नियंत्रण लगाए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है। नियंत्रण अधिक होने पर भ्रष्टाचार फैलने के अवसर बढ़ जाते हैं। तो अगला बिंदु क्या हो गया? भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अगला बिंदु है विनिमय दर में आकस्मिक परिवर्तन। एकाएक परिवर्तन हो जाना, आकस्मिक। तो विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने में के जो प्रयत्न हैं उसमें देश की मुद्रा दुर्बल हो जाती है और कभी कभी उसका अवमूल्यन करना पड़ता है। हम अवमूल्यन के बारे में थोड़ा अभी आगे समझेंगे विस्तार से।
आगे यहाँ देखें कि विनिमय दर को स्थिर रखने के प्रयास में जब देश की मुद्रा दुर्बल हो जाती है तो उसका अवमूल्यन करना पड़ता है। अवमूल्यन कितना होना चाहिए अथवा सामान्य दर का आभास न होने की दशा में अवमूल्यन कभी कभी अधिक हो जाता है। इसका विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में और विपक्ष में जो हमने तर्क हैं, उन तर्कों का अध्ययन करने के उपरांत कहा जा सकता है कि इस प्रणाली की उपयुक्तता देश, काल एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी समय के हिसाब से और देश के हिसाब से यह निर्भर करती है कि कौन सी स्थिर जो विनिमय दर है उसके पक्ष विपक्ष में कितने तर्क सही हैं और कितने गलत हैं। अब हम देखते हैं स्थिर विनिमय दर के पश्चात लोचशील विनिमय दर। विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि इसके कुछ और भी नाम हैं। इसे लोचदार भी कहते हैं, घटती बढ़ती विनिमय दर भी कहते हैं, तैरती विनिमय दर और अंग्रेजी में फ्लोटिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लोचशील विनिमय दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की करेंसी की मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यह कैसी दर है? लोचशील विनिमय दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी भी देश की करेंसी की मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यानी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है या पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। लोचदार विनिमय दर, जिसे लोचदार तैरती विनिमय दर अथवा घटती बढ़ती विनिमय दर भी कहते हैं, को बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं। विनिमय दर को प्रभावित करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हमने पहले स्थिर विनिमय दर के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखे थे, इसी प्रकार से हम इसके भी देखते हैं लोचपूर्ण या लोचदार विनिमय दर के गुण या पक्ष में तर्क। तो पहला इसका है भुगतान संतुलन में साम्य। लोचपूर्ण विनिमय दर की दशा में अन्य राष्ट्रीय हितों जैसे राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर आदि की उपेक्षा किए बगैर भुगतान संतुलन में साम्य स्थापित कर सकना संभव होता है। यानी भुगतान संतुलन में संतुलन स्थापित करना, साम्य स्थापित कर सकना इससे संभव होता है। दूसरा है स्वतंत्र आर्थिक नीति। विनिमय दर में लोचता होने पर कोई देश अपनी घरेलू आर्थिक नीतियां स्वतंत्रता पूर्वक बना सकता है। तो यहां हो जाएगा स्वतंत्र आर्थिक नीति। तीसरा, मौद्रिक नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। क्या है तीसरा? मौद्रिक नीति का स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वयन। लोचपूर्ण विनिमय दर की स्थिति में मौद्रिक नीति को स्वतंत्रतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके विनिमय दर को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है जिससे कीमतों में स्थिरता आए, रोजगार बढ़े और देश का आर्थिक विकास हो। तो क्या है? मौद्रिक नीति का स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सकता है। कब? जब लोचशील विनिमय दर को अपनाया गया हो। चौथा है अधिमूल्यन एवं अवमूल्यन। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जब मूल्य बढ़ाया जाता है तो उसे अधिमूल्यन कहते हैं और विदेशी मुद्रा की जो मूल्य है उसकी तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में साम्य बनाए रखना संभव हो जाता है। पांचवा है
आर्थिक स्थिति का संकेतक, यानी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जब देश में आर्थिक स्थिरता होती है तब विनिमय दर भी स्थिर होती है। यदि देश में क्या है, आर्थिक स्थिरता है, तो विनिमय दर भी स्थिर होगी। आर्थिक अस्थिरता में विनिमय दर भी अस्थिर होगी। इस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति का यह सूचक होता है। विनिमय दर परिवर्तित होते होते अंत में साम्य के बिंदु पर पहुंच जाती है। ये तो हमने देखे कि लोचपूर्ण विनिमय दर के गुण या उसके पक्ष में तर्क। अब हम देखते हैं लोचपूर्ण विनिमय दर के दोष या इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। पहला है लोचपूर्ण विनिमय दर के जो विपक्ष में तर्क है, उनमें पहला है प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर व्यापारियों में अविश्वास की भावना उदय होता है। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर व्यापारियों में क्या रहता है, अविश्वास की भावना का उदय होता है, जिसका विदेशी व्यापार के परिमाण पर, विदेशी व्यापार की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है और विनिमय दर में ह्रास होने पर मुद्रास्फीति बढ़ती है और इससे रोजगार के स्तर में गिरावट आ जाती है। तो पहला हो गया प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव। दूसरा है संसाधनों का अपव्यय। लोचपूर्ण विनिमय दर के विपक्ष में जो अगला तर्क है वह है संसाधनों का अपव्यय। विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होने पर संसाधनों का जल्दी जल्दी पुनर्वितरण करना पड़ता है और कभी कभी संसाधन निर्यात उद्योगों में अधिक लगाए जाते हैं, कभी घरेलू उद्योगों में। इससे संसाधनों को क्या होता है, अपव्यय होते हैं, बर्बादी होती है। तीसरा है भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। भुगतान संतुलन में साम्य बनाए रखने के उद्देश्य से लोचपूर्ण विनिमय दर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। यदि विनिमय दर में एक दिशा में परिवर्तन होता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उसी दिशा में परिवर्तन और भी हो जाएगा। इससे सट्टे की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है और भुगतान संतुलन में असाम्य की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका तीसरा दोष क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है कि भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला, विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त, यानी विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। विकासशील देशों को विदेशों से बड़ी मात्रा में पूंजी और तकनीक का आयात करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहे। विकासशील देशों को क्या करना होता है, विदेशों से बड़ी मात्रा में पूंजी का भी और तकनीक का आयात करना पड़ता है, यानी मंगाने पड़ते हैं विदेशों से। इसके लिए जरूरी है, आवश्यक है कि विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहे। ऐसा ना होने पर इनके योजना प्रयासों और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि स्थिर और लोचपूर्ण दोनों ही विनिमय दरों के अपने अपने गुण दोष हैं। गुण भी हैं और दोष भी हैं। इनमें कौन सा अधिक उपयुक्त है, कौन सी प्रणाली अच्छी है, इसका निर्णय देश की आर्थिक दशा और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकता है। तो हमने लोचपूर्ण विनिमय दर भी देखी और स्थिर विनिमय दर भी देखी। अब हम देखते हैं मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर क्या होती हैं ये। तो पहला है मौद्रिक विनिमय दर। घरेलू मुद्रा के रूप में, विद्यार्थियों, घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है, जिसे क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय दर। घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। अन्य शब्दों में मौद्रिक विनिमय दर वह विनिमय दर है जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसी के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती है। एक बार दोहरा देता हूं। मौद्रिक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में, जैसे भारत में हमारा क्या चलता है, रुपया चलता है, रुपये के रूप में विदेशी मुद्रा की
1 इकाई की कीमत है। यानी हमें यदि अमेरिका से एक डॉलर की प्राप्ति करना है, $1 लेना है, तो उसके बदले में हमें भारत के 50 रुपये या 60 रुपये का भुगतान करना होता है बदले में। तो ये क्या कहलाएगी? मौद्रिक विनिमय दर। तो मौद्रिक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की 1 इकाई की कीमत है। अन्य शब्दों में मौद्रिक विनिमय दर वह विनिमय दर है जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसी के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से भी मुक्त नहीं होती है। अब हम देखते हैं वास्तविक विनिमय दर। वास्तविक विनिमय दर वह दर है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। यह वह विनिमय दर है जो स्थिर कीमतों पर आधारित होने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। हमने देखा मौद्रिक विनिमय दर क्या होती है, मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती है, जबकि वास्तविक विनिमय दर मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। किसी भी एक समय पर अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जो विनिमय दर है वह उपयुक्त है, तो किसी भी एक समय पर घरेलू वस्तुएं यदि हम खरीदते हैं तो हमें मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपयुक्त होती है। यानी हमें दोनों में से तुलना करना हो तो कौन सी उपयुक्त है? मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपयुक्त है। अभी मैंने 1-2 बार आपसे अवमूल्यन के बारे में कहा था, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि अवमूल्यन क्या है। अवमूल्यन का अर्थ है देश की करेंसी के मूल्य को विदेश की करेंसी की अपेक्षा कम कर देना। जैसे थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगा कि यदि हमें $1 की प्राप्ति के लिए 70 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, माना कि हम 70 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, हमारी मुद्रा के मूल्य, हमारे रुपये के मूल्य में हम और ज़्यादा गिरावट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा? $1 के बदले में हमें अब 75 रुपये या 80 रुपये का भुगतान करना होगा। अवमूल्यन का अर्थ देश की करेंसी के मूल्य को विदेशों की करेंसी की अपेक्षा कम कर देना। अवमूल्यन तब होता है जब मुद्रा विनिमय दर अधिकाधिक तौर पर निश्चित विनिमय दर के तहत कम हो जाती है। जो मुद्रा विनिमय दर है वह आधिकारिक तौर पर निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत भी कम हो जाती है, तो ये अवमूल्यन है। अगला मूल्यह्रास। बाजार मांग एवं पूर्ति के शक्ति के प्रभाव के बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप से देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्ति के प्रभाव के बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप से देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो इसे मूल्यह्रास कहते हैं। जब मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरता है तो इसे मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। तो हमने अभी अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बारे में भी समझा। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण और स्थिर और लोचशील विनिमय दर के गुण एवं दोष के बारे में पढ़ा और समझा, जाना। मैंने आज के वीडियो में आपको अध्याय 6 को, जो आपकी NCERT की पुस्तक अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का जितना शेष भाग रह गया था उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। इस वीडियो के संबंध में यदि आपको कोई सुझाव देना हो, आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख सकते हैं और उस जानकारी को मैं अपनी ओर से आपको देने का, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो ऐसा उचित लग रहा है कि विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाए, विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकेंगे, तो आप इसे आपके स्कूल के जो ग्रुप बने हैं, डिजिलैब ग्रुप बने हैं या अन्य ग्रुप जिनमें कि विद्यार्थियों तक ये ग्रुप में ये वीडियो पहुंचाया जा सके, तो आप बिल्कुल पहुंचाएं ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को पूरे रूप में सुना और समझा। आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए सभी को नमस्कार।